नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा था, कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। योगी जी गेरुए वस्त्र पहनते हैं, उनके हाथ में जैसे ऋषियों के हाथों में, बड़े बड़े के हाथ में कोई डंडी भी नहीं रहती है। और जब हम उनके बारे में बजट पढ़ा तो हमें लगा कि योगी जी योगी तो हैं ही, पर तो अर्थशास्त्र के भी योगी दिखाई देते हैं। ये बजट में जो आपने 5.5 लाख करोड़ का बजट दिया है, इसमें कौन सी जादू की छड़ी आपने चलाई है जो सब तारीफ कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि ध्येय हमारा लोक कल्याण का होना चाहिए और लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का। जब ध्येय बहुत स्पष्ट है वो और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। आज से 4 साल पहले उत्तर प्रदेश का बजट, उस समय 20 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश था और 20 से 22 करोड़ की आबादी के उस प्रदेश में उस समय 2 लाख करोड़ का बजट आता था। लोग हंसते थे। हमने पिछले 4 वर्ष के दौरान प्रदेश की इनकम को भी बढ़ाया है। प्रदेश की इनकम बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय पर इसका असर पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। हाँ, बीमारू प्रदेश का आधा था ना इसको। अब बीमारू प्रदेश नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहा है। और आज से 3 साल पहले जिस प्रदेश को कहा जाता था कि यह बीमारू प्रदेश है, आज वह देश की टॉप यानी अर्थव्यवस्था में से एक है। भैया, आप दूसरे नंबर पे आ गए। तो अपने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे कर दिया। कोई तो जादू की छड़ी होगी ना, क्या कहाँ से आई ये सब? देखिए, साफ नियति है और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है। हम लोग प्रदेश को एक अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। हमने बजट में भी उन सभी बातों को ध्यान में रखा है, गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का भी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने महत्व दिया है। लोक कल्याण के साथ साथ इस राज्य के कल्याण का मार्ग कहाँ से प्रशस्त होना है, रोजगार की संभावनाएं कहाँ से जनरेट होनी है, इन सब को ध्यान में रखा है। उसका परिणाम है कि आय बढ़ने के साथ साथ प्रदेश के बजट का दायरा बढ़ता गया और 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार उत्तर प्रदेश ने अपना प्रस्तुत किया। अभी देखो ना, आय आपकी प्रति व्यक्ति दुगनी हो गई। जैसे आप कह रहे हैं कि आय बढ़ाने का एक आपका था, इसके पीछे कोई ना कोई आपने ऐसी चीज़, क्योंकि 4 बजट, ये आपका 5वां बजट था शायद, 5वां बजट, आखिरी बजट इस टर्म का है आपका। तो 5.5 लाख रुपये जब आप बजट करिए, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया कि FR लागू होता है 3%, 4.5%? देखिए, ये बात किसी को पता नहीं है कि यूपी के पास पैसा भी है खर्च करने के लिए। पिछले 4 वर्षों के दौरान आप देखेंगे कि हमने प्रदेश की जनता पे कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया टैक्स नहीं लगा। यहाँ तक कि पिछले 1 साल से पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा प्रदेश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, लेकिन कोई भी अतिरिक्त कर किसी पे नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन हमने प्रदेश की उस कर की चोरी को रोका। प्रदेश को पैसा जो चंद लोगों की जेब में जाता था, हमने उसको रोका और उसको खजाने में वापस जमा कराने का काम किया। जो कार्य पहले 100 रुपये में होता था, आज वही काम 75 रुपये या 50 रुपये में हो रहा है। तो ये जो बचत हुई है, ये बचत नए कार्यों के साथ जुड़ते हुए। भ्रष्टाचार होता था पहले, उसको बचाया। सीधे भ्रष्टाचार भी था, ये भ्रष्टाचार भी था और साथ साथ ये लीकेजेज जो थे ना, इन लीकेजेज को भी रोकने का काम हुआ है। फिजूल खर्ची को हर स्तर पर रोकने का काम किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आपका दूसरा स्थान है। जी हाँ। तो पिछले 5 सालों में कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई है या कमिट की है, उसमें से कितनी आई है, उसका भी कुछ रिजल्ट होगा ना इसके अंदर, GDP बढ़ाने में। क्यों नहीं। हमने फरवरी 2018 में ही यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। पहले इन्वेस्टर समिट में हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। MOU साइन किया, MOU साइन हुए। उसमें आए कितने? वही मैं उसी पे मैं आ रहा हूँ। हमने उसके 2 सफल
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पर कराए, जिसमें हमारे पास लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश उस समय हमारे पास उसके माध्यम से आया। और बाकी समय समय पे अन्य निवेश को अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 वर्षों के दौरान भारी, यानी उसमें अगर सामान्य जो निवेश की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ लगभग 3 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ है। एमएसएमई सेक्टर में पिछले 4 वर्षों के दौरान हम 50 लाख अपनी एमएसएमई यूनिट को बैंकों के साथ जोड़े हैं। बैंकों के साथ वित्तीय समावेशन के साथ उनको जोड़ा गया। किसी को बैंक से लोन चाहिए, किसी को बैंक को अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, किसी को अन्य कार्य। 50 लाख ऐसी एमएसएमई यूनिट को हमने सीधे बैंकों के साथ जोड़ करके उनका लेन देन बैंकों के साथ, बैंकों के माध्यम से हो, डिजिटल पेमेंट के साथ वो जुड़ सकें। ये कार्य यहाँ पे इस दौरान किया गया। सुनने के बाद लग रहा है कि मैं योगी जी से बात नहीं कर रहा, किसी अर्थशास्त्री से बात नहीं, कर मैं रहा हूं। अर्थशास्त्री नहीं, मैं योगी ही हूँ। लेकिन नहीं, कपड़ों से योगी हैं, पर यहाँ लग रहा है कि अर्थशास्त्री ये कार्य यहाँ पे सफलतापूर्वक हुए हैं। और इन कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ ही देखिए, सबसे बड़ी सफलता कोविड प्रबंधन में हमारी ये थी कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था। दूसरा, हमारी सफलता इस बात पे निर्भर कर रही थी कि कब कौन सा कदम उठाना है और समय रहते उन कार्यक्रमों को हम करते थे। जैसे लेबर रिफॉर्म के लिए जो कोविड की बात करें, मैं इसलिए कहूँ, दर्शक हमारे जो है ना, हाँ, मैं कोविड जो आपने कोविड पे मैं आ रहा हूँ। कोविड में एक्टिव केसेस आज कितने हमारे दर्शक जानना रहे थे। बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोगों का, वहाँ पर एक्टिव केसेस 24 करोड़ लोग हैं प्रदेश में, और प्रदेश के अंदर आज के दिन पर एक्टिव केस 2000 से कम है। इतने बड़े प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में, प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी है। अगर आप उत्तर प्रदेश की आबादी की तुलना अगर देश के साथ करेंगे तो ब्राज़ील उत्तर प्रदेश के ही समकक्ष पड़ता है। वहाँ की 22 करोड़ की आबादी है। 22 करोड़ की आबादी ब्राज़ील की, 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश, लगभग 20% देश की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने पूरे 1 वर्ष के दौरान, आप देखेंगे पहली यानी मार्च प्रथम सप्ताह में कोविड का पहला पेशेंट यूपी के अंदर आया था, आगरा में और गौतम बुद्ध नगर में। हमारे पास तब टेस्टिंग की कोई क्षमता नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। हमने दिल्ली पेशेंट भिजवाया था। हमारे पास लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस थी, तो उसमें से ही हम लोगों ने वहाँ भिजवाया था। पीपी किट नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, सैनिटाइज़र मार्केट में था लेकिन बहुत महंगा हो रहा था। आज के दिन पर हम 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में आज के दिन पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली, आप दिल्ली से ही आए होंगे जी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की कुल आबादी है 2.25 करोड़, 200 केस वो कर लो, 2.25 करोड़ है। पर आपसे ज़्यादा केस हैं टोटल वहाँ। केस ही नहीं, वहाँ मौत भी यूपी से ज़्यादा हुई हैं। वहाँ लगभग 11,000 के आसपास मौतें हुई हैं, यूपी में 8,000 के आसपास। हमारे मुख्यमंत्री तो आपको कह रहे थे, लाइसेंस दे रहे थे शुरू में तो। और तो मैं लाइसेंस ही हमेशा लाइसेंस ही लेते रहे, लाइसेंस ही देते रहे। हम लोग लाइसेंस भी नहीं लेते हैं, लाइसेंस देते, लेसन भी दे रहे थे वो आपको, कैसे लेकिन इन लोगों का काम ही वही है, ये दोस्तों को लेसन पढ़ाते हैं लेकिन स्वयं पढ़ेंगे नहीं, स्वयं नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं वही बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली राज्य, देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वाधिक पैसा दिल्ली पे खर्च होता है। दिल्ली में कोविड प्रबंधन सबके सामने है और यूपी का सबके सामने है। ब्राजील से, हम यूएस से तुलना करेंगे तो दिल्ली को आप मानते हैं, फेल मानते हैं, हमने वाले में फेल ही मानते हैं ना। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जो व्यक्ति जहाँ फेल है हर जगह हर व्यक्ति देख रहा है इस चीज़ को। और ये तो तब अवसर था जब प्रधानमंत्री जी भारत सरकार हर प्रकार का सपोर्ट कर रही थी, प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन कर रहे थे, गृह मंत्री जी को स्वयं निकलना पड़ा और गृह मंत्री जी स्वयं उससे पीड़ित हो गए। यानी दिल्ली सरकार की, दिल्ली राज्य सरकार की कुप्रबंधन के कारण प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे माननीय गृह मंत्री जी स्वयं निकले और उन्होंने तब दिल्ली को संभाला, तब दिल्ली संभल पाई, अन्यथा वह अनियंत्रित सी हो गई थी। आजकल वो कहते हैं मेरा स्टेट सबसे बढ़िया, धारावी जैसी स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा हो चुकी थी। जिस प्रकार की विभत्स स्थिति दिल्ली के अंदर हो चुकी थी, माननीय गृह मंत्री जी ने उसको संभाला, अन्यथा दिल्ली तो अनियंत्रित सी हो चुकी थी। देखिए, WHO ने उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की सराहना की है। एक दूसरा, काम बोलता है और एक काम बोल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो करके दिखाया गया है ये सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि
हम अपने प्रदेश की जनता को बचा रहे हैं, इससे बड़ा रिवार्ड हमारे लिए और क्या हो सकता है? नहीं, आप जब शुरू में कहा कि 5.5 लाख करोड़ का बजट दे रहे हैं हम आप, और आपका टारगेट के $1 ट्रिलियन इकॉनमी आप बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं $5 ट्रिलियन, पर जो आपने शुरू में कहा कि इतना बड़ा पैसा जो है, साधन जो हैं, आपने बताया कि टैक्स चोरी खत्म किया आपने, एक्साइज से बढ़ाया, पर बाकी और भी तो कुछ किया होगा, टैक्स लगाया नहीं आपने। जो सेंट्रल की स्कीम है उसके ऊपर भी पैसा यहाँ पर आता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपने ठीक किया होगा। पूरी ईमानदारी के साथ देखिए, हमें राज्य सरकार को सबसे बड़ी मदद मिलती है सेंट्रल की स्कीम के साथ अपनी स्कीम को जोड़ दें, अपना शेयर समय पे खर्च कर लें और स्कीम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा लें। 16 करोड़ लोगों को हम खाद्यान्न देते हैं अंत्योदय योजना और पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत। ये सभी लोगों को ये सुविधा भी है कि नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत वह यहाँ से दिल्ली, यहाँ से हम लोग जो राशन कार्ड देंगे, अगर उसकी मर्जी आई वो महाराष्ट्र में है, पंजाब में है या कर्नाटक में, वहाँ भी राशन ले सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा भी उत्तर प्रदेश आपने इम्प्लीमेंट कर दी। हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग 2020 में ही लागू कर चुके थे, मई 2020 में हमने इसको लागू करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। दूसरा, ई पॉस मशीन से लाभ क्या हुआ हमें? देखिए, खाद्यान्न पहले से ज़्यादा लोगों को हम दे रहे हैं, कोई शिकायत नहीं, संतुष्टि का लेवल 96% से ऊपर है हमारा। दूसरा एक बात लाभ और हुआ है, टेक्नोलॉजी से हमने 1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बचाए हैं, 1200 करोड़ रुपए की बचत भी, और यही है टेक्नोलॉजी का लाभ, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो आपने जो हर असेसमेंट 1200 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष बचत उत्तर प्रदेश खाद्यान्न योजना के माध्यम से कर रहा है, और ये है टेक्नोलॉजी की इसी ताकत को प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी की ताकत को हमें समझना होगा। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कोरोना प्रबंधन में क्या स्थिति होती प्रदेश और देश की, कल्पना कर सकते हैं। जितने आंकड़े आपने दिए हैं, हर सब्जेक्ट के आंकड़े, मैंने किसी मुख्यमंत्री को इतने आंकड़े बोलते हुए देखा नहीं है। इसका मतलब आप खुद काफ़ी मॉनिटर खुद करते हैं हर चीज़ का। देखिए, करना पड़ेगा। अगर मुझे दायित्व दिया गया है कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 24 करोड़ जनता के हितों का संवर्धन करूं और उसका संरक्षण करने के लिए मुझे यहाँ ये जिम्मेदारी दी गई है, तो मुझे एक एक चीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा। ये मेरा कर्तव्य भी है और मेरा राष्ट्र धर्म भी है। मैं धर्म की जब बात आती है, आपने धर्म की बात छेड़ दी। अब ये कई बार लगता है कि योगी जो हैं जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक मॉडल हिंदू स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, एक योगी के रूप में मेरा एक ही धर्म है और वह धर्म है मेरा राष्ट्र धर्म। देखिए, जब आप हिंदू की बात करते हैं तो लोग उसको गलत परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, लेकिन मैं इसको गलत परिप्रेक्ष्य में कभी नहीं लेता। आपने कहीं कहा था हर भारतीय हिंदू है, आपने कहा हर भारतीय हिंदू है, भारत की पहचान ही हिंदू है। देखिए, जब हम भारत बोलते हैं तो भारत हमारी भौगोलिक सीमा को प्रदर्शित करता है। हमारी भौगोलिक सीमा आज उत्तर में कश्मीर से लेकर के सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, पूरब में अरुणाचल से लेकर के द्वारिकापुरी तक का ये पूरा भूभाग हमारा भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमा तक में आ जाता है। लेकिन जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हमारी सांस्कृतिक सीमाओं को भी हमें आभास कराता है। ये हिमालय से लेकर के हिंदू कुष्ठ सुदूर दक्षिण तक, और आप दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जो हिंदू संस्कृति से, हिंदू परंपरा से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, कोई राम की परंपरा से, कोई बुद्ध की परंपरा से, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के और पश्चिम तक आप चले जाइए, जैसे दुर्भाग्य से आज हिंदू कुश श्रृंखला कहते हैं, वहाँ तक का एहसास हमें कराता है। तो ये हिंदूपन का ये भाव हमें एक व्यापकता देता है, एक सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम करता है। अगर दक्षिण भारत का एक कोई सनातन हिंदू धर्मावलंबी मानसरोवर की यात्रा में जाता है या कोई भारतवासी जाता है, इसलिए जाता है कि कैलाश मानसरोवर हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, हिंदू संस्कृति का एक प्रतीक है, रहा है, अतीत के उन कालखंडों से रहा है जब हो सकता है जाति, मत, पंथ, मजहब और राष्ट्र की सीमाएं इस रूप में नहीं रहेंगी। उस कालखंड में भी ये था। तो हम उस हिंदू की बात कर रहे हैं, इसलिए एक व्यापक अवधारणा है। उस व्यापक अवधारणा को अगर हम लोग और भारत का हर नागरिक स्वीकार कर ले तो मुझे लगता है कि हमारी ताकत और
अच्छी बढ़ सकती है और मजबूती के साथ हम दुनिया के नहीं, सामने मैं तो इसलिए अपनी कहूँ कि पहुंच बढ़ा राजनीति में हर आदमी देखता है व्यक्ति को कि जैसे आपने कहा कि मैं राष्ट्र धर्म मेरा धर्म है, परंतु जो आपने कहा सांस्कृतिक जो भाषा है उस हिसाब से आपके हिसाब से भारत ज्योग्राफी के हिसाब से भूगोलिक दृष्टि से हिसाब से तो हिंदू राष्ट्र कल्चरली हो गया ना। भारत तो कल्चरली है ही, भारत उस चीज को मानता ही है, हर हिंदू राष्ट्र हो गया ना आपके साथ। राम कृष्ण शंकर की परंपरा के साथ देखिए हिंदू की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हिंदू कोई चीज अपनी थोपता नहीं, हम अपनी बात को कभी थोपते नहीं किसी पे। नहीं, मैं जो योगी जी कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ ना, हम अपनी बात को किसी पे थोपते हाँ, नहीं थोपते, बिल्कुल किसी पे नहीं सहनशीलता बहुत ज्यादा है। नहीं, सहनशीलता की बात नहीं, हम अपनी बात नहीं थोपते, हम तो हिंदू पे भी नहीं थोपते हैं। आपकी मर्जी मंदिर आए, आपकी मर्जी ना आए, आपकी मर्जी आप किसी एक इष्ट देव को माने, आपकी मर्जी आप बहुदेववादी बने, जो आपकी मर्जी है। कि जो मैं आपको इस बार उठा रहा हूँ क्योंकि जिस मेरा ये मानना है, ये वस्त्र जो है ना, इसको इस दृष्टि से देखा जाता है कि हिंदुत्व है ये। कोई मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदुत्व भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हिंदुत्व सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, पर्याय नहीं हो सकता है। और हिंदू हमारी पहचान है, अपनी पहचान को विस्मृत करके, अपने अतीत से भटक करके कोई व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। वही लगता है ना कि लोग कहते हैं कि योगी जी जब से आए हैं मुख्यमंत्री के अंदर, यूपी की उत्तर प्रदेश की पहचान ही बदल दिया आपने। पहले यूपी को जाना जाता था सारे विश्व के अंदर कि वहाँ आगरा है, ताजमहल है। जब से अब आप यहाँ पर आए हैं, लोग कहते हैं वाराणसी भी वहाँ पर है, मथुरा भी वहाँ पर है, प्रयागराज भी वहाँ पर है। ये आपका एक डेलिब्रेट, एक सोचा समझा प्लान था जिसके मुताबिक आपने उत्तर प्रदेश की छवि बदल दी। देखिए, छवि मैंने बदली नहीं, उत्तर प्रदेश की छवि पहले से बदली है। अयोध्या पहले से है, हाँ, पर लोग जानते नहीं थे ना। पहले से है, काशी पहले से है, प्रयागराज पहले से है। और मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से अगर कोई हैं तो उनमें से ये सभी हैं। अयोध्या विगत 12,000 वर्षों से, और मैं कहता हूँ सृष्टि का पहला राजा मनु की राजधानी अयोध्या रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस सूर्यवंश में पैदा हुए थे, उस सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या रही है। और वही अयोध्या आज विश्व मानचित्र पर एक बार फिर से उभर करके सामने आ रही है। पहले तो मोदी जी की वजह से आ गई, फिर आपने जिस तरह से उसका ये जो कुछ भी प्रेरणा है, आज अगर हम एक सफल कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे करते हैं, तो ये प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का ही है। अगर सफलता की, भाई कुंभ का मतलब भगदड़, गंदगी, अव्यवस्था, अराजकता ये नहीं होना चाहिए। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक कैसे बने, इस पे फोकस होना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठक करते हैं, राज्य सरकार को मार्गदर्शन करते हैं, उस प्रकार से लोगों को ट्रेंड करते हैं। उसका परिणाम है कि राज्य सरकार उसका श्रेय भी ली और राज्य सरकार ने उसको फॉलो किया, उसका श्रेय भी राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। तो ये चीजें, प्रयागराज का इतिहास विगत 12,000 वर्षों से सब जानते थे पहले, पर उनका नाम कोई नहीं लेता था ना। आप जब से आप मुख्यमंत्री बने, मुझे अपनी विरासत पे गौरव की अनुभूति है। तो आप उसको, मैं गौरव की आप उस तरह से प्रयास कर रहे थे कि ये जो उत्तर प्रदेश है ये केवल आगरा के ताजमहल, ये मेरा दायित्व भी है कि मैं अपनी परंपरा और अपने संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करूं और उसके पौराणिक परंपरा के साथ और नामों के साथ उसको जोड़ करके लोगों को क्योंकि आपने नाम भी बहुत बदले, आपने मुगल सराय स्टेशन से लेकर हमने फैजाबाद को अयोध्या किया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज किया, क्योंकि उसकी पौराणिक पहचान थी। वो उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसके साथ जुड़ी हुई थी, लोगों की भावनाएं उस भाव के साथ जुड़ी हुई थी। आपने देखा होगा लोगों ने किस सकारात्मक भाव के साथ उसको लिया। सभी पक्षों ने ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं यूपी में जिनके नाम पौराणिक हैं, आपने वो तो बदले नहीं। समय बदलेगा क्या होना है, लेकिन सवाल ये है कि योजना है बाकी सिटीज का नाम भी बदलने का, जोड़ने का, इतिहास के साथ, देखिए संस्कृति के साथ। हम लोग वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान में जी करके लोक कल्याण का भाव जितने अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत से आपने अर्थव्यवस्था का जो प्रारूप बनाया वो तो भविष्य के लिए बनाया है, तो भविष्य में आप क्या करने वाले हैं? वर्तमान में रह करके भविष्य की योजनाएं बनती हैं। मतलब आपके दिमाग में ये है कि कुछ और सिटीज, जो सिटी ऐसे शहर हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं हिंदुस्तान की कल्चर से, उनके नाम और भी बदले जाएंगे ना बाद में अगर जरूरत पड़ी तो। मैं क्या करूं, अभी तो हमें जहां पे जो हमारी दृष्टि में आया है वहां पे हम लोगों ने उस प्रकार का कार्य किया है। आने वाले समय में अभी देखते रहिए, अभी मैं बोल दूंगा तो आपके यहाँ मुद्दा ही नहीं बचेगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछा किसी सिटी का बदलने वाले हैं, मतलब आपकी योजना में वो है कि नहीं है।
नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं बोलूंगा तो फिर आपको मुद्दा कहाँ बचेगा? नहीं, मुद्दा क्या, मैं और मुद्दे पे मुद्दा, मतलब आप मुद्दा तो नहीं है, ये मुद्दा तो बन नहीं सकता कि आपने सिटी का नाम बदला। भविष्य के मुद्दों के लिए भी मैं कोई आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। मतलब ओपन क्वेश्चन है आपके हिसाब से। तो दूसरे इश्यू पर आते हैं, जैसे आपने इतना सारा काम किया यहाँ पर, सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व जब बात आती है तो आप पहली स्टेट से जिसमें लव जिहाद का एक लॉ भी बनाया है, तो आपके पास और भी कानून बहुत सारे हैं जिसके अंदर ये सब एक्शन हो सकते थे। तो ये लव जिहाद जो है, जिसके लगता है कि किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ या किसी के है, तो ये एक धारणा कैसे बन गई? देखिए, सब पे बराबर लागू होता है। ये कहना कोई कानून किसी व्यक्ति, किसी मत या मजहब के खिलाफ है, मुझे लगता है धारणा ही कलुषित है, एक गलत है, और मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। अगर देखिए वही अपराध हिंदू करेगा तो हिंदू पे भी वो कानून उसी प्रकार से लागू होगा जैसे मुसलमान पे लागू हो रहा है। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति करे। हमने उसमें बहुत स्पष्ट किया है, छल से, छद्म से, धोखे से कोई व्यक्ति अगर किसी बालिका को या किसी महिला को बहला करके उसके साथ शादी करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा, और ये हुआ है। ऐसी दर्जनों घटनाएं घटित हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये घटना यूपी के अंदर अकेले नहीं। देखिए, कानून तो यूपी, जो मैं क्या कर रहा हूँ, यूपी के अंदर तो ये कानून आज बना है, आज बना दिया, मैं गुजरात में, मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये यूपी के अंदर तो आज बन रहा है। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने इस पे चिंता व्यक्त की थी, वहां की सरकार से पूछा था इसके बारे में 2009 में। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस पे चिंता व्यक्त की थी, और केरल हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? आप हर व्यक्ति अपना मत, अपना मजहब, अपना संप्रदाय, अपनी उपासना विधि मानने को स्वतंत्र है, लेकिन आप अपनी बात को जबरन थोप नहीं सकते। और यही स्थिति छल से, छद्म से, कुछ घटनाएं आपको मैं बताता हूं। मेरठ के अंदर एक व्यक्ति अपना नाम बदल करके, नाम असलम है, अमित रख करके उसने एक हिंदू बालिका के साथ शादी कर दी और उसी के घर में रहने लग गया। लगभग कई वर्षों तक लोग साथ में रहे, उससे एक बच्ची पैदा हुई, वो 3 लोगों का परिवार हो गया। इस दौरान उसने उस बालिका को, हिंदू बालिका पर दबाव बनाना प्रारंभ किया कि तुम इस्लाम स्वीकार करो। तो उसको पता लगा, उसने कहा भी तुम्हारा नाम तो अमित था, तुम असलम कहां से होगा? उसने कहा नहीं, मेरा वास्तविक नाम असलम ही है। उस लड़की ने अपनी सहेली को बता दिया। आश्चर्य करेंगे कि उसकी सहेली से, जो सहेली को इस बात की जानकारी हुई, उसकी सहेली ने, वो वॉच करती थी, देखती थी, उसने देखा कि कई दिन हो गए उसकी वो महिला दिख नहीं रही, दिखानी नहीं दे रही है। एक दिन अचानक असलम नाम का व्यक्ति, जो छद्म नाम से रह रहा था, अमित नाम से, छद्म नाम से वहां रह रहा था, वो अपने घर के दरवाजे बंद करके गायब हो गया। कई दिनों तक गायब रहा। तो उस महिला ने शिकायत की कि इस घर में एक परिवार रहता है, उसमें मेरी सहेली भी रहती थी, और उस सहेली का पति और वो सभी लोग गायब हैं, कहाँ चले गए, क्या कुछ हो तो नहीं गया इसमें? पुलिस गई, देखा, पुलिस ने, गेट बंद था, पुलिस ने सामान्य रूप से उसको चेक किया, उनको कुछ भी नज़र नहीं आया, वापस हो गई। फिर शिकायत आई, उसने मुझे पत्र भेजा, एक पत्र मेरे पास आया, शिकायत मेरे पास आई, तो मैंने उसकी जांच करने के आदेश दिए। घर के अंदर तलाशी ली गई तो वहाँ कुछ मिला नहीं। बाद में घर के अंदर, आप आश्चर्य करेंगे कि जब हमने दीवारें तोड़ी और फर्श को तोड़ा, तो फर्श के नीचे उस महिला को, उसकी बेटी को दफना करके उनकी हत्या कर दी गई थी, और वह व्यक्ति बाद में पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में पकड़ा गया वह व्यक्ति। ये स्थिति वहाँ पे हुआ। अगर भाई तुम्हारा नाम असलम था, तुम असलम बनकर के क्यों नहीं रहे? उसके बाद कोई पसंद करता हो, उसका अपना विषय है, लेकिन तुम छद्म नाम से धोखा दे करके और फिर हत्या कर रहे हो, इस प्रकार की क्रूरता कर रहे हो। योगी जी, इसमें सवाल, आपकी बात ठीक है। ये वहीं पे नहीं, ये इसी प्रकार से एटा में, कानपुर में, लखनऊ में और भी जगह इस प्रकार की शिकायतें आई। ये हमारे लिए केवल
एक मत और मजहब का विषय नहीं है। पर शुरू तो मजहब से हुआ ना, मैं क्या करूं, मजहब से शुरू हुआ ना। सवाल ये कि कानून व्यवस्था का गंभीर संकट खड़ा करता है। कभी कभी दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं और फिर यहीं से दंगे होते हैं। आपने देखा होगा 4 वर्षों में हमने प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया। कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। वो तो आपकी नीति है ना, न्याय ठोक दो की नीति न्याय जो है, पाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। वो ठोक दो की लेकिन नीति भी तो काम कर रही है आपकी। कानून के साथ खिलवाड़ करने का या धोखा देकर के कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी पर जाएगी। जो कि ये बात सत्य, जो आपने हाईकोर्ट की बात की कि इसके मूल कारण तो यही था कि एक धर्म विशेष के लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, जो भी दुरुपयोग करेगा वो कानून की नजर में जो है उसकी गिरफ्त में आएगा, कानून उस पर पर हाईकोर्ट के आपके कई लोगों ने डिसीजन इसको जो किया है कानून, उसके खिलाफ काफ़ी जजमेंट दिए हैं। नहीं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना, हमने अपना कानून यहाँ पे बनाया है, हमारा एक कानून बन चुका है, लागू हो चुका है। अब तक हम इसमें लगभग मुझे लगता है कि 50-55 के आसपास कार्रवाई हो चुकी हैं और ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर हो रही है। और हम लोग प्रदेश के अंदर माहौल बिगाड़ने की छूट और कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। योगी जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपने काफ़ी काम किया है पहले भी, और आगे क्या करना है, एजेंडा आपका अगले साल का क्या है, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं बातचीत कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आपने लॉ ऑर्डर की बात की, जैसे ही आए थे आपने कहा जी ठोक दो की राजनीति चलेगी, उसकी वजह से लोग छोड़ के यूपी भाग गए और कई 130 के करीब लोग मारे गए। अभी भी वो कानून का व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आपने दंगे नहीं हुए, ठोक दी की राजनीति, पुलिस को पूरी फ्रीडम अभी भी है कि नहीं है? देखिए, प्रदेश के अंदर सारी व्यवस्थाएं कानून के मुताबिक चल रही हैं और चलेगी भी। हमने कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट न पुलिस को दी है और न किसी अपराधी को दी है। हमने उनको समझाया, भाई देखो, कोई भी गलत काम मत करो, रास्ते पे आ जाओ, गलत कार्य का गलत परिणाम होता है। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे भी दृष्टांत देखे गए जहाँ पे जो पहले अपराध करते थे, बाद में उन्होंने कहा साहब कानून हमें जो भी सज़ा देगा हम भुगतने को तैयार हैं और हम अब इस गलत मार्ग से हटकर काम करना चाहते हैं। गली में तख्ती बांध करके उन लोगों ने जाके कोर्ट में या थानों में या फिर पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाकर के समर्पण किया और कहा साहब हम अब ठेला बेच करके अपना आजीविका कर लेंगे, लेकिन अपराध की दुनिया में नहीं जाएंगे। हमें एक बार केवल हम चाहते हैं कानून। मूल नीति में परिवर्तन तो नहीं है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी मूल नीति? मूल नीति तो एक ही है हमारी, क्या? कि हर हाल में शांति व्यवस्था बनी रहे, प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारा दायित्व है। अब नरम हो गए थोड़े से हम अपने इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। योगी जी नरम हो गए थोड़े 5वें साल में आकर के। कोई ना पहले नरम था ना पहले गरम था। जो संतुलन हमारा पहले था वही संतुलन आज भी। क्योंकि जो ठोक देने की राजनीति पहले कहा 135 लोग मारे गए और उसके डर की वजह से अंसारी जैसे लोग यूपी में आना नहीं चाहते। कोई जाके गुजरात में जमा हो गया, कोई पंजाब में जमा हो गया। क्या है उत्तर प्रदेश की आबादी? क्यों नहीं आना चाहते? 24 करोड़ की आबादी है। हाँ, तो आपके जो जितनी बाहुबली हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग गए ना। नहीं, देखिए, प्रदेश तो सबके लिए है, हर व्यक्ति को प्रदेश में रहने का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए। तो मतलब अब ठोक दो की नीति की अब थोड़ी देर की मैंने कहा प्रदेश के हित के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगी कानून पुलिस के दायरे में। उस प्रकार के कदम सरकार उठाएगी, सरकार उस प्रकार का जो है परमिशन देगी। अभी एक फार्मर इश्यू पे आ जाते दोबारा कि आपके प्रदेश के अंदर यूपी के लोग काफ़ी बैठे जाएंगे। गाजीपुर में टकैत साहब तो आपके यहाँ से ही आते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था। आपको क्या लगता है इसका परिणाम? आप फार्मर जो कर रहे हैं उनको समझाने में, कानून अच्छे हैं, मेरे को भी ये लगता है, पर उनको समझाने में कहीं आप लोग फेल हो गए? देखिए, 3 कृषि संबंधी, जो किसानों से संबंधित 3 कानून भारत सरकार ने पास किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी कृषि विशेषज्ञ को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका खेती किसानी से कोई संपर्क और संवाद हो, उसको कोई आपत्ति हो। मुझे याद है जब ये ऑर्डिनेंस पास हुए थे तो भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ एक जो है, आपने तो इम्प्लीमेंट कर दिया ना, ये आपने लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, वो शिष्टमंडल यहाँ मुझे मिलने के लिए आया था और उन्होंने आभार व्यक्त किया था प्रधानमंत्री जी का कि तीनों कृषि कानून प्रदेश यानी किसानों के हित में हैं
और ये चौधरी साहब की भावनाओं के अनुरूप है, यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की भावनाओं के अनुरूप है। अचानक 4 महीने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वही लोग धरना प्रदर्शन में फिर चले गए। हमने इस बारे में संवाद किया, उन लोगों से पूछा कि भाई आप तो इसका समर्थन करते हैं और आप बताइए तो कहाँ पे ये किसान विरोधी हैं। तो उन्होंने कहा साहब चूंकि पंजाब के लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। अभी कोई बात तो नहीं हुई भाई, आप यूपी के अंदर हैं, यूपी की बात करिए। और यूपी में आपको परेशानी क्या है इस कानून में? टिकैत साहब ने कहा कि हमारे पैसे गन्ने के नहीं दिए अभी तक, मेरे इंटरव्यू में कहा उन्होंने। ये कहना वास्तविकता को समझने की एक भूल होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विगत 4 वर्ष के दौरान, अभी मेरी सरकार को 4 साल का कार्यकाल हमारा पूरा नहीं हुआ है, 19 मार्च को 4 साल के कार्यकाल पूरे होंगे। हमने अभी तक 1,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। 1,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना, ये कभी नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 2007 से लेकर के 2017 तक के 10 वर्षों के शासनकाल को आप देखेंगे, जितना गन्ना मूल्य का भुगतान इन्होंने उस कालखंड में किया होगा उतना अकेले 3.25 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का नाराज क्यों है? पॉलिटिकल मोटिवेटेड है आपको लगता है? एक तो ये बात। दूसरा, प्रदेश के अंदर कोविड-19 के दौरान हमने सभी चीनी मिलें चलाई। महाराष्ट्र के अंदर आधी चीनी मिलें बंद हो गई, यूपी के अंदर कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। और हम लोगों ने चीनी मिलों को तब तक चलाया था जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा। जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा सब उठाएंगे आप। हम चला रहे हैं, हम पिछले 4 साल से लगातार चला रहे हैं। यही नहीं, खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री किया। प्रदेश के अंदर इस समय 250 से अधिक खांडसारी उद्योग लगे। शुगर की आवश्यकता है तो ठीक, नहीं है तो शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाया जा सके, इसके लिए हम लोगों ने ही प्रस्ताव दिया। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इथेनॉल बनाने की परमिशन दी। और आज इथेनॉल प्रदेश 261 करोड़ लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन अकेले यूपी किया। सर्वाधिक इथेनॉल का उत्पादन यूपी के सब किया योगी जी, पर एमएसपी वो मांग रहे हैं, उसमें परेशानी क्या देने में? कहाँ एमएसपी पे कैसे? वो कहते हैं एक लॉ में लिख दो एमएसपी, क्या फर्क पड़ेगा? मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। देखिए, 2 उन्होंने बात की है। एक गुमराह किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में, हाँ, कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जिस चैनल के साथ जुड़े हैं आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कि आप चैनल पे कब्जा कर रहे हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है 2 लोगों की। दूसरा, खेत का मैं माल खरीदूंगा, जो प्रोड्यूस करेंगे आप, प्रोड्यूस जो होगा उससे। उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक उदाहरण दिया था। अभी बलिया जिला है, बलिया जिले का एक कस्बा है सहतवार कस्बा। वहां पे एक राम रतन जी हुआ करते थे बहुत पहले, दशकों पहले। वो एक गाजर का हलवा बनाते थे, काले गाजर का हलवा। तो राम रतन का गाजर का हलवा वो विख्यात है ईस्टर्न यूपी में भी और देश में भी और दुनिया में भी। वो आज से नहीं, वह आसपास के दर्जनों किसानों के साथ, यानी सैकड़ों किसानों के साथ उनका कांटेक्ट होता है पहले कि आप गाजर उत्पादन करेंगे, आपके इस गाजर की क्वालिटी के हिसाब से हम ये पैसा देंगे। जैसे दुग्ध समितियां होती हैं, गुजरात ने सफल मॉडल कैसे खड़ा किया? कोऑपरेटिव मॉडल। भाई दुग्ध हम ये नहीं देंगे कि आप 10 लीटर का वो भर करके दे रहे हैं, लेकिन उसमें से पता लगा 5 लीटर पानी है, 5 लीटर दूध है। उन्होंने कहा ये नहीं भाई, हम नापेंगे उसको, फैट की मात्रा क्या है, फैट की मात्रा के आधार पर हम उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये एक मॉडल है। ऐसे ही वहां पर ये व्यवस्था हुई, उन्होंने ये कहा। और वह दशकों से बलिया के अंदर वो मॉडल चल रहा है और लोग खुशी खुशी गाजर उत्पादन करते हैं। वह गाजर उठा के लेके जाता है, बदले में उनको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे? वेस्टर्न यूपी के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। कुछ चंद लोग जो बहकावे में आए हुए हैं। एक दूसरा, ये लोग कौन हैं? उसमें से उस लीडरशिप में कोई किसान है?
क्या टकैत साहब है ना, क्या राकेश। योगेंद्र यादव किसान है? राकेश टाकैत। हन्नान मोल्ला किसान है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये किसान है? खेती किसानी से इनका दूर दूर का संबंध नहीं। लेकिन चूंकि हर विघटनकारी गतिविधियों को लीड करते हैं, इसलिए भोले भाले किसानों की कंधों में बंदूक लग करके आंदोलन जीवी हैं, परजीवी किसानों के, यानी किसानों की मेहनत पर जीवित रहने वाले लोग या विदेशी जूठन पर जीवित रहने वाले लोग, यही परजीवी हैं जो इस आंदोलन के नाम पर किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके उनको भड़का रहे हैं और उनको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण होंगे। आप झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में जाइए, वैद्यनाथ इस देश की आयुर्वेद प्रोडक्ट की सबसे पुरानी कंपनी है ना। वैद्यनाथ के द्वारा झांसी और आसपास के जनपदों में हजारों किसानों से हर्बल प्रोडक्ट लिए जाते हैं और पहले से उनका कांटेक्ट हो जाता है। क्या खेती किसी किसान की गई आज तक? किसी की नहीं गई। ये गुमराह क्यों किया जा रहा है? ये चुनाव से अपराध है। नहीं, चुनाव से संबंधित तो नहीं है कुछ। ये लोग अपराध कर रहे हैं किसानों के साथ। ये लोग किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, उसको ये लोग, क्योंकि कुछ लोगों को भारत की प्रगति से चिढ़ है, वे लोग नहीं चाहते कि किसान खुशहाल हो। एक दूसरा, मंडी की बात मैं करना चाहता हूं। देखिए, मंडी कानून, पहले कोई किसान अपनी उपज को लेकर कहीं जाता था, किसी व्यापारी को बेचा, मंडी सब पहुंच जाती थी, छापा मारती थी, उसको माल जब्त कर देती थी और फिर निगोशिएशन होता था। प्रताड़ित कौन होता था? किसान। किसान को दाम नहीं मिल पाता था। मैं आपको बताऊं, 2019 तक मकई का कोई भी समर्थन मूल्य नहीं होता था। 2018 तक। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 45 जींस का समर्थन मूल्य जारी किया। प्रदेश के अंदर भी प्रोक्यूरमेंट की परमिशन दी गई। 2018 तक मकई का दाम प्रदेश में क्या था? 1100 रुपये मिलता था, 900 से 1100 रुपये। हम लोगों ने जब अपने सेंटर स्थापित करके प्रोक्यूर करना प्रारंभ किया, उसी साल मकई का दाम समर्थन मूल्य 1800 था, लेकिन मार्केट में उसके दाम किसानों को मिले हैं 2200 रुपये। मार्केट से मिले? मार्केट में 2200 रुपये उसी किसान को मिले हैं जो 900 से 1100 बेचता था। मकई का उसी किसान को 2200 रुपया मिला है मार्केट में दाम। मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार एमएसपी घोषित करके छोड़ देती तो भी ये दाम नहीं मिलता। सरकार एमएसपी घोषित नहीं करती तब भी 900 और 1100 ही उसको मिलता। और सरकार ने दोनों काम किए, एमएसपी घोषित किया लेकिन अपने प्रोक्यूरमेंट सेंटर लगाने के साथ साथ मार्केट को एक कंपटीशन के लिए छोड़ा। मार्केट में कंपटीशन हो, और मार्केट में कंपटीशन का था 1800 के बदले किसान को 2200 रुपया। पर जो कि मैं रोकूंगा आपको यहाँ, ये जो व्यवस्था है, एक मार्केट में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किसान को एमएसपी से ज्यादा दाम मिल सके मार्केट में, यह एक उसके पीछे का भाव है। एक वन नेशन वन मार्केट, वन मंडी, ये भाव है। याद करिए, ई नाम से सभी मंडियों को जोड़ा गया। हाँ, जोड़ा गया, पर पीछे का भाव वही है। नहीं योगी, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आपने बात अच्छी की, योगी जी ने भी अच्छी, प्रधानमंत्री जी ने भी अच्छी बात की। पर आपने देखा होगा कि जब शुरू हुआ था ये, तो हरियाणा के लोगों ने कहा था हम पंजाब की फसल नहीं आने देंगे अंदर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा था हम नहीं आने देंगे, राजनीतिक कारण होते। मैं ये सवाल पूछा कि चुनाव आपके यहाँ आने वाले हैं, किसान वेस्टर्न यूपी का आपसे नाराज़ है, ऐसा दिखाई देता है जनता के अंदर। उसका असर आपको लगता नहीं? वहाँ पर प्रियंका गांधी जैसे लोगों को, पहले कांग्रेस के नाम से लोग इकट्ठे नहीं होते थे, प्रियंका वहाँ पर अब लोगों की मीटिंग करती है, जो पहले मुकाबले में काफ़ी भीड़ है। कौन लोग हैं उसमें? कौन लोग जा रहे हैं मीटिंग में? मीटिंग में हैं कौन? जो लोग जाते हैं मीटिंग में, जैसे सामने कैमरा आता है तो टोपी उतार करके जेब में रखते हैं और फिर मीटिंग से बाहर जाके अपनी टोपी पहन करके वो करते हैं। कौन सी टोपी? ठीक है ना, अब आप अनुमान कर सकते हैं, आप अनुमान कर सकते हैं ना। देखिए, जिनको शांति और सौहार्द पसंद नहीं है, प्रगति अच्छी नहीं लगती है, जिनको कोई मुद्दा नहीं बचा है दंगा करने का, फसाद करने का, अराजकता फैलाने का, वे लोग आज भोले भाले किसानों के कंधे में बंदूक रख करके फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे। पब्लिक ही उनके उसके कार्य को सफल नहीं होने दे रही, नहीं होने दे रही। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, कुछ चुनाव के बारे में आगे क्या करने वाले हैं, किस चीज़ पे वोट मांग ले, मैंने आप ब्रेक के बाद पूछूंगा।
साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं योगी जी से। अब चुनाव का माहौल बन गया। अब चुनाव में जब आप जाएंगे तो क्या उपलब्धियां आप सर 3-4 ऐसी बताइए शॉर्ट में से कि क्या कहेंगे कि योगी जी ने 5 साल के अंदर प्रदेश में ये परिवर्तन कर दिया। देखिए, हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के इस मॉडल को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू किया है। प्रदेश हो या देश या दुनिया एक ही मॉडल को देख रही है, जो लोक कल्याण का है, जो विकास का है, वो मोदी मॉडल है। और मोदी जी ने जो एक मार्गदर्शन किया है देश को, प्रदेश को, दुनिया के सामने वो मॉडल आज सराहा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश भी साथ खड़ा है। वह उत्तर प्रदेश उस रूप में सामने आया है। योगी, मैं इसका मतलब ये निकाल सकता हूँ, अगर करेक्ट गलत हो तो बता देना। जब चुनाव आप 2022 में लड़ने जाएंगे तो वोट मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग योगी के काम पर, मोदी के नाम पर। मोदी जी का नाम है, मोदी जी का काम पे ही हम सत्ता में आए हैं। नहीं, आपका काम भी तो है ना। नहीं, 2007 याद रखना, योगी और मोदी को इकट्ठा लोग जोड़ के चलते हैं आजकल कि दोनों इनसेपरेबल हैं, जुड़े हुए हैं। 2014 में मोदी जी का काम गुजरात में था, नाम पूरे देश में था। पूरे विकास देश का के मॉडल था अंदर उनका। विकास का मॉडल था और उन्होंने दिया, निसंदेह दिया। गुजरात मॉडल आज भी देश के अंदर माना जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने देश की राजनीतिक एजेंडे की धुरी को बदला। जो जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब, अपना पराया, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन सब के इर्द गिर्द घूमता था, इस सब को एक तरफ करते हुए देश को एक नई दिशा दी। गांव की तरफ, किसान, मजदूर, युवा, महिला और सबका साथ और सबके विकास की तरफ। आप देखेंगे कोई व्यक्ति, यानी हमारा राजनीतिक विरोधी भी ये नहीं बोल सकता कि पिछले 6 वर्ष के दौरान मोदी जी ने कोई भी योजना लागू की देश के अंदर तो किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा को ध्यान में रख के किया होगा। तो 2022 का चुनाव ये हुआ, सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ जुड़ा रहा। तो ये मॉडल, वही मॉडल हम लोगों का है। 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में उस मॉडल को पब्लिक ने उसी रूप में स्वीकार किया जैसे 2014 में, 2017 में उसकी पुनरावृत्ति हुई, 2019 में लोकसभा चुनाव में देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी उसकी पुनरावृत्ति हुई, लोगों ने उस रूप में किया। 2022 में आएंगे तो मोदी जी का नाम भी, मोदी जी का काम, उनके मार्गदर्शन में जो काम हुआ है योगी जी द्वारा, ये सभी हमारे इलेक्शन एजेंडे के हिस्से होंगे। और हम योगी जी, आप भारतीय जनता पार्टी में स्टार कैंपेन में मोदी जी के बाद नंबर 2 आप आते हैं। हर जगह आपको बुलाया जाता है, हैदराबाद में बुलाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या, कि एक ध्रुवीकरण करना लोगों का, या आपकी परफॉर्मेंस का? आप वेस्ट बंगाल पर जा रहे हैं तो आप किस तरह के इशू उठाएंगे जहाँ पर? देखिए, असम जाएंगे आप, सब जगह को प्रदेश त्रिवेंद्र में इतनी भीड़ मिली, हमने प्रदेश के अंदर या फिर देश के अंदर जो भी चीज़ हम लोग करते हैं। देखिए, 2017 में जब हम लोगों ने प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था, प्रधानमंत्री मोदी जी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी थे। उन दोनों का मार्गदर्शन मिला और प्रदेश ने बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज भी देश के अंदर जो भी कार्यक्रम लगते हैं, सभी राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम, राज्य के मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम और सभी अन्य सामान्य कार्यकर्ताओं के भी जहां उनकी आवश्यकता होती है वहां पे उनके कार्यक्रम लगते हैं। तो कार्यक्रम की जो पार्टी के कार्यकर्ता, भाई यूपी में चुनाव होंगे और राज्यों से भी कार्यकर्ता आएंगे। सामने आप जो जा रहे हैं, आप क्या इशू उठाने वाले हैं वहाँ पर? वहाँ से जुड़े हुए जो इश्यू होंगे, क्या ममता, जिस मॉडल को हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर सफलतापूर्वक यूपी में लगा करके यूपी की आमदनी को दोगुना कर देते हैं, यूपी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 से 2 नंबर पे ला सकते हैं, यूपी को 5वें नंबर से दूसरे नंबर पर आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित कर सकते हैं, बंगाल क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, वो बंगाल में जब आपके नेता जाते हैं जय श्री राम, और आपसे बड़ा मॉडल क्या है? जय श्री राम क्यों? जय श्री राम, तो आप भी तो जय श्री राम तो ये हमारा एक सामान्य शिष्टाचार का उद्बोधन है। हम जब आपस में मिलते हैं, देखिए ये राजनीति को बाद में हुआ होगा। चुनाव में वेस्ट बंगाल में जय श्री राम का नारा नहीं लगा था। प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे कहीं भी
यूपी बिहार में आप जाइए, राम राम जी बोलते हैं, राम राम बोलते हैं ना। हाँ, पर क्या ये राम राम मैंने दिया? 2016 में तो वेस्ट बंगाल में योगी जी सनातन राम श्री राम का नारा नहीं था। सनातन संबोधन है हमारा। देखो उनका नारा, अगर आज भी आप देखेंगे, देखिए आपके माँ बाप ने आपका नाम प्रभु रखा, कहीं ना कहीं प्रभु के पीछे का भाव ही रहा होगा कि भाई राम या भगवान शिव या भगवान विष्णु उनके सामने रहे होंगे। नहीं वहाँ जो है रख दिया। आपकी पार्टी मैं जो वही है कह रहा हूँ, वो कहते हैं देश जय के श्री अंदर- राम, वो कहती है जय सिया राम। मैं कह रहा हूँ, देखिए ममता का नारा है जय सिया राम, सिया राम भी तो देखिए, और आपका हमारे नारा यहाँ- है सिर्फ श्री राम। मैं क्या कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ सिया राम और श्री राम में बहुत अंतर नहीं है। यहाँ वेस्ट बंगाल में ये नारा लगाएंगे ना जाकर के। सीता राम को जोड़ करके ही श्री राम बनता। श्री जो संबोधन है ये माता सीता का ही संबोधन है। तो इस समझ की वेस्ट बंगाल में आप जो जा रहे हैं वहाँ पर इशू तो यही है ना, वहाँ पर झगड़ा तो यही है कि वहाँ पर अपीजमेंट हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, सब इशू वही बनाया जा रहा है ना। बंगाल में अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करी, जब बंगाल में जाएंगे बंगाल में बात करेंगे। नहीं बंगाल में आपको तो ब्रीफिंग तो आपके दिमाग में जब आप बोलते थे और जस्वी वक्ता हैं आप। देखिए हम लोग ये सब धारणाएं पहले नहीं बनाते हैं, वहाँ जाकर के जो कुछ बोलना होगा बंगाल में बनाएंगे। ममता जी भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी है सबके सामने। देखिए बंगाल परिवर्तन की राह पर है। क्यों? और मेरा विश्वास है क्यों कि जो विकास यूपी के अंदर हुआ है, जो विकास भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ है, यह विकास बंगाल के अंदर भी होना चाहिए और विकास का लाभ बंगाल के नागरिकों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बंगाल भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। तो आपका कहना है यूपी मॉडल जो है बंगाल पे इम्पोज करेंगे आप? मैं क्या कर रहा हूँ, ये मॉडल देश के विकास का मॉडल जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने अडॉप्ट किया है और जिसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया यूपी की सक्सेस स्टोरी तो यूपी की है ना। यूपी में तो वेस्ट उसके बंगाल में जब सक्सेसफुल मॉडल योगी जी यूपी के जाएंगे तो सामने यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो मैं है, क्या कर रहा हूँ ना, ये चीजें वहां की आवश्यकता के अनुरूप रखेंगे। आप यहाँ पर जब आएंगे देखते हैं कि आपको आपके खिलाफ अपोजिशन तो कोई ज़्यादा बिखरी हुई लगती है, कोई ज़्यादा कोई मिली जुली है नहीं। तो जब आप कहते हैं कि आपको लगता है लड़ाई किससे है यहाँ पर, अखिलेश से है, समाजवादी पार्टी से है, मायावती देखिए से? अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे यूपी के, और यूपी के उस उपचुनाव ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब विपक्ष यहाँ बेदम हो चुका है। आपने कहा पानी पिला दूंगा मैं तो, और बेदम होने के नाते अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग बीजेपी से लड़ने का प्रयास करेंगे। बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, एक थंबिंग मेजॉरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार नहीं अगर इकट्ठे हो गए सब लोग हैं तो 2019 में इकट्ठे हुए ही थे। 2019 में बिखरे हुए थे फिर सारे इकट्ठे नहीं, कांग्रेस अलग थी, वो तो चले गए। कांग्रेस साथ थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और अमेठी में- मायावती अलग थी। अमेठी में जब 2019 चुनाव पार्लियामेंट हो की रहे बात थे, करें, पार्लियामेंट की बात, पार्लियामेंट की बात कर मैं रहा हूं। असेंबली की बात कर रहा हूँ। असेंबली में भी यही रिजल्ट आने वाला है जो 2017 में आया था, 2019 में आया था, 2014 में आया था। नहीं पर आपको लगता नहीं कि सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि गैर भाजपावाद जो है पनपने के दिखाई देता है कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम आपके खिलाफ आपको उसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं होगा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उसका निर्णय कर चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है। कि एक इंप्रेशन ये भी जाता है ना कि अखिलेश पर गरम और मायावती पर नरम, ये योगी जी की राजनीति है, पता नहीं क्यों है ये। नहीं हम किसी पे ना गरम है ना किसी पे नरम है। हम प्रदेश की जनता की ही हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। 24 करोड़ जनता की हितों के लिए कार्य करना ये मेरा दायित्व है। हम ईमानदारी पूर्वक उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो विरोधी दल तो होते ही ना, सत्ता जो है राजनीति है, विरोधी दलों से लड़ना, तो इसमें से आपको लगता है विरोधी, देखिए वो नाम विरोधी है, वो एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारा दुश्मन नहीं है। पर बातचीत तो नहीं होती आप लोगों की ना, आप लोगों की बातचीत आपस में होती नहीं है। एकदम बातचीत होती है हमारी, मेरी सबसे बातचीत होती है, मेरी सबसे बातचीत होती है। मैं मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर या उनका हालचाल लेने के लिए उनके घर जाता हूं। मैं अखिलेश जी का भी हालचाल ले लेता हूं, मैं मायावती जी का भी हालचाल लेता हूं, मैं कांग्रेस के नेताओं का भी हालचाल लेता हूं, सबका हालचाल लेता हूं। भाई हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से। और दुश्मनी किस बात की? हो सकता है कुछ मुद्दे उनके साथ पास भी अच्छे होंगे, हो सकता है कुछ अच्छी बातें वो भी सोचते होंगे। भाई उन्होंने प्रदेश में शासन किया है, उनके अपने अनुभव होंगे। व्यक्ति ठोकर खा करके कुछ संभलता है, सीखा होगा,
कुछ मॉडल को। और आपने एक सेंटेंस बोला था, पेट की गर्मी खत्म कर दूंगा, इसका मतलब क्या? हमने देखिए विधानसभा में कहा था ये। देखिए हमने ये कहा विधान सत्र में, विधान परिषद में चर्चा चल रही थी, टोपी की एक मान्य सदस्य ने कहा कि साहब हमारे पेट में जो है दर्द हो रहा है। मैंने कहा भी दर्द का इलाज करने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे, विरोधी दल के लोगों ने मेरी बातचीत सुन लीजिए कि आपका दर्द स्वयं दूर हो जाएगा। उस संदर्भ में तो प्रश्न उनका दर्द से संबंधित था, तो उत्तर मेरा जो था वो दर्द का इलाज है। राजनीतिक दर्द नहीं था कोई उनका। पर देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबका विकास देखते हैं, आपको लगता नहीं कई बार कि आप जब सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, अपोजिशन के पास कोई ऐसा कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए कभी कभी वो कहते हैं जी आप जातिवाद हैं, किसी विशेष जाति के। अब इसको किसी को बोलने से आप रोक कैसे पाएंगे भाई? आखिर कुछ तो बोलेंगे। उन्होंने वही किया है तो मुझ पे भी वही थोपने का प्रयास करेंगे। जातिवाद में बढ़ाते हैं। मेरे एजेंडे को हर व्यक्ति जानता है, मेरे कार्यक्रम को हर व्यक्ति जानता है। 4 लाख लोगों को हमने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है, 4 लाख युवाओं को। एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता है। हमने लाखों लोगों को निवेश के माध्यम से नौकरी दी है, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है, एक भी व्यक्ति उस पर आरोप नहीं लगा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य प्रदेश के अंदर समान रूप से किए, बिजली समान रूप से दे रहे हैं, हमने पिक एंड चूज नहीं किया, तो सबको समान। उनका ये भी कहना है कि आप जो है ना किसी के सब बाबुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं, एमएलए से नहीं पूछते, मंत्री से नहीं करते। हमारी टीम है वह, देखिए 11 वो क्या 11 बजे आपके 11 बाबू। देखिए हमारी टीम है, एक टीम जो काम करती है। मंत्री परिषद का काम है नीतियों को बनाना, वो नीतियों को बनाती है, तो हमारा तंत्र उसको इम्प्लीमेंट करता है, जनप्रतिनिधि उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और प्रशासनिक तंत्र का दायित्व बनता है कि वो समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ा दे। ये टीम वर्क है, और ये टीम वर्क ही उत्तर प्रदेश में रिजल्ट दे रहा है, जो हमने 4 चरणों में इस रूप में इसको अलग अलग लोगों की जवाबदेही के साथ किया है। जब जिसके साथ इंटरेक्शन करना हो तो एक समय में उसी के साथ होगा। हर एक को मैं एक साथ नहीं बिठा सकता कि आरोप कि आप सिर्फ बाबुओं के ऐसा करते हैं, मंत्रियों से बातचीत नहीं करते, ये सब गलत है। एक तरफ मैं मंत्री को बिठा दूं, एक तरफ नौकरशाहों को बिठा दूं, उधर एमएलए को बिठा दूं, उधर अपने नीचे की टीम को बिठा दूं, और फिर मैं बोलूं तुम सब लोग एक साथ बोलो, कुछ हो पाएगा? तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। एक समय में एक व्यक्ति। आपने क्या काम किया बताइए? मंत्रिपरिषद जो पॉलिसी बनी, वो पॉलिसी को बनाने का काम उनका है। उन्होंने व्यापक विचार विमर्श के बाद, हर एक स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद वो पॉलिसी तैयार की है। अब उसको इंप्लीमेंट करने वाली टीम, कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे भाई बताओ? मॉडल उन्होंने दिया है, अब उसको इंप्लीमेंट करेंगे, मुझे बताओ। फिर एमएलए मॉनिटर करेंगे कहाँ क्या काम चल रहा है, और तंत्र नीचे क्या काम कर रहा है, कहाँ लागू हो रहा है। ये सभी चीज़ें जब आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय करके चलती हैं, तब वो चीज़ें होती हैं। अब मुझे डीएम बोलने लग जाएगा साहब मैं लखनऊ में पॉलिसी बनाऊंगा, तो डीएम का काम जिले के अंदर है ना, यहाँ नहीं है। एमएलए का काम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और विधानसभा के अंदर है। पॉलिसी बनाने का काम मंत्री करेगा, अधिकारी नहीं करेगा, और इंप्लीमेंट करने का काम अधिकारी का है। तो हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, यही उनका कर्तव्य है। एक बात आखिरी बार, कितनी सीटें आएंगी आप? पहले तो 306 आई शायद, आपको लगता है इससे कम आएंगे या थोड़ी बढ़ेंगी? बीजेपी 350 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी 350, इससे कम नहीं। अपने सहयोगियों के साथ 350 से कम सीट बीजेपी। सहयोगी तो बचे ही नहीं है, छोड़ के चले गए। जो भी है कहाँ से लाओगे? तोड़फोड़ करोगे क्या आप? तोड़फोड़ क्या करना, हमारे पास सहयोगी भी हैं, हमारे साथ लाएंगे भी और सहयोगी सभी लोग। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थी आज की सीधी बात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।